मेघा अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर झांक रही थी, जहां आंगन में सुशीला जी झाड़ू लगा रही थीं। उसका मन उदास था क्योंकि ससुराल में आए दिन छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ता जा रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर उसने फोन उठाया। मेघा बेटी, कैसी है? ससुराल में सब ठीक तो है ना? माँ की आवाज में चिंता थी। माँ, यहाँ सब ठीक नहीं है। माँ जी हर छोटी छोटी बात पर टूकती रहती हैं। मैं थक गई हूँ माँ। मेघा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बेटी, मैं तो पहले ही कहती थी, संयुक्त परिवार में मन मारकर जीना पड़ता है। अपनी सास से जरा होशियार रहना। बड़ी सीधी बनती है समधन जी। अपना यह सीधापन दिखाकर ही उन्होंने दामाद जी को अपने जाल में फंसा रखा है। मेरी बिटिया, मुझे तो डर है कहीं तुम सारी उम्र इन लोगों की सेवा ही ना करते रह जाओ। तुम्हें अपने लिए अलग घर लेना चाहिए। वरुण अच्छा कमाता है, उससे कहो कि तुम्हें इस बोझ से आजादी दिलाए। मेघा की माँ अपनी बेटी को फोन पर अनमोल ज्ञान दे रही थी। माँ, वरुण मेरी बात तो सुनते हैं, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें मनाना आसान नहीं। मेघा ने जवाब दिया। तो धीरे धीरे उन्हें अपने पक्ष में कर लो बेटी। तुम समझदार हो, तुम्हें पता है क्या करना है। माँ की आवाज में चतुराई थी। माँ की बात सुन मेघा बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपके दामाद मेरी सारी बात मानते हैं। धीरे धीरे मैं पूरी तरह उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। बस कुछ ही दिनों की बात है। फिर आप देखना, उन्हें लेकर आपकी बेटी जल्द ही अलग घर में चली जाएगी। मेघा ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी बाहर से आवाज आई। अरे बहू, 2 दिन से तुम्हारे धुले हुए कपड़े बाथरूम में गीले ही पड़े हैं। उन्हें छत पर फैला दो, नहीं तो खराब हो जाएंगे। सुशीला जी ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। हाँ हाँ, फैला दूंगी। आप तो दिन भर मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। मेघा ने अपने कमरे से तेज आवाज में जवाब दिया। बहू, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? क्यों ना चिल्लाऊं? मेघा तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकली और गुस्से में एक के बाद एक कपड़ा बाल्टी में पटकने लगी। अब तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो गया है। थोड़ी देर बिस्तर पर क्या लेट गई, यहाँ तो तूफान ही खड़ा हो गया। आप सब लोग तो यही चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर पूरे घर का काम करती रहूं, दिन भर सबकी सेवा करती रहूं, जैसे मैं इंसान नहीं रोबोट हूं। बड़बड़ाती हुई मेघा छत पर कपड़े फैलाने चली गई। साल भर पहले ही तो सुशीला जी ने अपने बेटे वरुण का विवाह मेघा से किया था। बहुत सी लड़कियां देखने के बाद उन्होंने M.Com तक पढ़ी और खूबसूरत दिखने वाली मेघा को अपने बेटे वरुण के लिए चुना था। सुशीला जी तो उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई थी। उधर मेघा अपने घर की लाडली थी, खास तौर पर अपनी माँ की। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। आए दिन मेघा की माँ उसे अलग घर लेने के लिए उकसाया करती थी। उन्होंने उसके मन में ये बात बिठा दी थी कि अगर संयुक्त परिवार में रहोगी तो मन मारकर जीना पड़ेगा। वैसे तो मेघा के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उसके मायके के मुकाबले उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसके ससुर श्री रमेश जी एक प्राइवेट बैंक में कैशियर के पद पर थे। उनकी तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी, परंतु सुशीला जी ने कम तनख्वाह में भी अपने घर को बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से चलाया था। साथ ही अपने इकलौते बेटे वरुण को भी अच्छी शिक्षा देकर उसके पैरों पर खड़ा किया और इस काबिल बनाया कि आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसकी कंपनी की शाखाएं देश विदेश में फैली हुई थीं और हेड मैनेजर होने के नाते वरुण को अक्सर अलग अलग शाखाओं का दौरा करने के लिए जाना पड़ता था। वरुण को इस बात का पूरी तरह से एहसास था कि उसके माता पिता ने कितनी कठिनाई से और कितना संघर्ष करते हुए उसे उसके पैरों पर खड़ा किया था। इसलिए अपने माता पिता से उसे बहुत ज्यादा लगाव था और इसीलिए अपने वेतन में से कुछ हिस्सा अपनी पत्नी मेघा को देकर वो बाकी का वेतन अपनी माँ के हाथ में रखता था। कुछ महीने तक तो मेघा ये देखकर चुप रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ ने उसके ससुराल में दखल देना शुरू कर दिया। हर रोज फोन पर बात करते हुए उसकी माँ पूरे घर का हालचाल सुनती थी और मेघा भी दिन भर होने वाली घटनाओं का
पूरा ब्यौरा अपनी माँ को देती थी। अपने पति के वेतन के विषय में जब उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने उसे साफ कह दिया कि उसके पति के वेतन पर केवल उसी का अधिकार है और बेटी को उसका हक दिलाने के लिए माँ ने उसे गुरु मंत्र भी दे दिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन मेघा ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि या तो उसका पति अपना पूरा वेतन उसे देगा, नहीं तो वो ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। उसकी बात सुनकर वरुण हैरान हो गया, लेकिन सुशीला जी और रमेश जी घर में कोई कलेश या झगड़ा नहीं चाहते थे, ना ही वो अपने बेटे का घर टूटने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसकी बात को चुपचाप स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद से मेघा की हिम्मत बढ़ती चली गई। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने अपनी सास की हर बात का उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन घर में झगड़े होने लगे और शांति का नामो निशान तक न रहा। घर के झगड़ों से परेशान होकर सुशीला जी शाम को कुछ देर के लिए अपनी सहेलियों के साथ मंदिर चली जाया करती थी और रमेश जी अपनी पत्नी को समझाया करते थे कि बहू के मुंह लगना उचित नहीं है और वे स्वयं भी इसी कारण ऑफिस से लेट आने लगे थे। इधर वरुण दोनों तरफ से फंस गया था। एक तरफ जन्म देने वाली माँ जिसने अपने त्याग और बलिदान से उसे एक लायक इंसान बनाया था, उस माँ को वो कोई कठोर बात कैसे बोल सकता था। और दूसरी ओर उसकी पत्नी मेघा जिसके सामने उसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन मेघा आए दिन कोई न कोई हंगामा खड़ा कर देती और दिन रात एक ही रट लगाए रखती कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो उसके मायके पहुंचा दिया जाए या फिर वे दोनों दूसरा मकान किराए पर लेकर रहें। आज शाम को जब वरुण ऑफिस से आया तो सीधा अपने कमरे में गया। कमरे में मेघा वरुण के कान भरने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और नहीं तो क्या, तुम्हारी माँ ढंग से बात कहाँ करती है मुझसे? मेघा शेरनी की तरह गुर्राने लगी और दोपहर को हुई सारी घटना उसने नमक मिर्च लगाकर अपने पति के समक्ष प्रस्तुत कर दी और फिर शराफत की मूर्ति बनकर आंखों से आंसू बहाने लगी। वरुण उसकी बातों में आ गया और फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि कल ही वे लोग इस घर को छोड़ देंगे। ये बात सुनते ही मेघा की उदासी और आंखों के आंसू ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वरुण घर से निकल गया और मेघा अपनी माँ को फोन लगाकर अपनी जीत की खुशी साझा करने लगी। दोपहर को वरुण घर आया तो आते ही बोला, माँ मैंने किराए पर घर देख लिया है, मैं और मेघा अब उसी मकान में रहेंगे। सुशीला जी को इस बात का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा हैरानी नहीं हुई। भारी दिल से वो केवल इतना ही बोली, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चली जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता। हर दिन के झगड़े से अच्छा है अलग रहकर शांति से जीवन व्यतीत करें। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, और जितने सामान की तुम्हें जरूरत हो ले जा सकते हो। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतना बोलते बोलते उनकी आवाज कांपने लगी और दिल का दर्द आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। कुछ ही देर में वरुण जाकर एक ट्रक ले आया और साथ में कुछ मजदूर भी। 1 घंटे में सारा सामान ट्रक में चढ़ा दिया गया और उसी ट्रक के पीछे पीछे दोनों पति पत्नी भी अपनी कार में बैठकर चले गए। दोनों में से किसी ने भी जाते वक्त माँ और पिताजी से एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा। इधर अपने कमरे में बैठी हुई सुशीला जी अपने दिल में दुख का सैलाब लिए कमरे की खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद जब रमेश जी ऑफिस से घर लौटे तो घर खाली देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। सुशीला, सारा सामान कहाँ गया? और बहू भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। वरुण ऑफिस से नहीं लौटा क्या? सुशीला, सुशीला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहा आपने? सुशीला जी अपने ख्यालों से बाहर आई। ये सब क्या है सुशीला? रमेश जी द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने पर सुशीला जी उनसे गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ी। रमेश जी ने देखा कि सुशीला जी का आंचल आंसुओं से भीग चुका था।
उनकी अनुभवी आंखों ने सारा मसला तुरंत समझ लिया। उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है कि दोनों जगह शांति तो रहेगी। ये कहकर उन्होंने खुद को और अपनी पत्नी को दिलासा दिया। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया और पूरी रात करवटें बदलते रहे। दिन बीतने लगे। वरुण और मेघा को गए हुए करीब 1 वर्ष हो चुका था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दीपावली का त्योहार आया तो हर घर में धूमधाम से दीपावली बनाई जा रही थी। दीप जलाए जा रहे थे, लेकिन सुशीला जी और रमेश जी के दिल में कोई उत्साह या उमंग नहीं थी। वे दोनों उदास बैठे हुए केवल अतीत की यादों में खोए रहे। केवल रीति निभाने के लिए सुशीला जी ने शाम को एक दीपक जलाकर आंगन में रख दिया। दीपावली के अगले दिन जब सुशीला जी शाम को मंदिर जाने के लिए निकलने लगी तो उनके पास एक अनजान औरत का फोन आया। पहले तो उसने सुशीला जी को नमस्कार किया, फिर बताया कि वो जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। सुशीला जी ये सब सुनकर हैरान थी और वो उनसे पूछने लगी कि वो कौन है और उन्हें कैसे जानती हैं। उन्होंने बताया कि मेघा और वरुण उनके मकान में ही रहते हैं। आज मेघा की तबीयत अचानक खराब हो गई तो वे उसे अस्पताल ले आए हैं, क्योंकि वरुण कंपनी के काम से 1 हफ्ते के लिए देश से बाहर है और मेघा की डिलीवरी होने वाली है। सुशीला जी के पूछने पर अस्पताल का नाम और पता उन्होंने उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। सुशीला जी जल्दी से अस्पताल जाने की तैयारी करने लगी। एक थैली में उन्होंने कुछ आवश्यक सामान रखा, अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से अस्पताल चली गईं। वहां जाकर जब उन्होंने मेघा की तबीयत के बारे में स्टाफ से बात की तो पता चला कि बच्चा प्रीमैच्योर है, इसलिए ऑपरेशन करना होगा। जब सुशीला जी नर्स से बात कर रही थी तब मेघा के मकान मालिक भी वहीं खड़े थे। वो समझ गए कि ये स्त्री मेघा की सास हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर सुशीला जी को अभिवादन किया। तभी ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स ने आकर आवाज लगाई, मेघा के साथ कौन है? उन्हें एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करना है और ऑपरेशन की फीस भी जमा करवानी है। सुशीला जी उस नर्स के साथ रिसेप्शन पर गईं। उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि वे ऑपरेशन की फीस जमा कराने आई हैं। पहले तो रिसेप्शनिस्ट ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए, फिर ऑपरेशन के लिए 70,000 रुपए जमा कराने को कहा। लेकिन सुशीला जी के पास अभी इतने पैसे नहीं थे। वो बोली, मैडम अभी तो आप 20,000 रुपए जमा कर लीजिए, बाकी के पैसे मैं अपने पति से फोन करके मंगवा लेती हूँ। तब तक आप ऑपरेशन करें, आपके पैसे आज ही जमा हो जाएंगे। बस माँ और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। सुशीला जी ने पैसा जमा करवा दिया और वहीं से रमेश जी को फोन किया और सारी बात बता दी। सुशीला जी ने मेघा की माँ को भी फोन लगाकर सारी जानकारी दे दी। कुछ ही समय में रमेश जी बाकी की रकम लेकर पहुंच गए और ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बेंच पर सुशीला जी के साथ बैठकर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद एक नर्स सुशीला जी के पास आई और बोली, बधाई हो, बेटी हुई है। बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। उसी समय एक दूसरी नर्स बच्ची को बाहर लाई और सुशीला जी को दिखाया। दादा दादी ने बड़े प्यार से अपनी पोती को देखा, फिर उसका माथा चूमा। सुशीला जी ने अपने पति को कुछ इशारा किया तो रमेश जी ने 1,000 रुपए निकाले और कहा, ये हमारी तरफ से आप लोगों की मिठाई के लिए है। कुछ ही देर में मेघा को भी स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वो बेहोश थी। पास में ही रखे पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। सुशीला जी वहीं एक बेंच पर बैठकर कभी अपनी बहू को देखती तो कभी अपनी पोती को। उन्होंने रमेश जी को घर भेज दिया। करीब 1 घंटे बाद जब मेघा को होश आया तो उसने आंखें खोलकर देखा। उसे हैरानी हुई कि उसकी सासू माँ उसके पास बैठी हैं और उसकी बच्ची उनकी गोद में है। बधाई हो बेटा, लक्ष्मी आई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, सुशीला जी ने मुस्कुराते हुए कहा और मेघा के सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। मेघा को बहुत अच्छा लगा। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और सुशीला जी उन्हें कुछ देर के लिए माँ और बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहकर बाहर सामान लेने चली गईं। उसके मकान मालिक ने मेघा को कहा,
मेरी पत्नी ने जब तुम्हारी सास से फोन पर बात करके तुम्हारे बारे में बताया तो वे उसी समय अस्पताल पहुंच गईं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए। ये सुनकर मेघा सोच में पड़ गई। शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक सुशीला जी ने कुछ खाया पिया नहीं था। रात भर वो मेघा के पास बैठकर कभी उसका सिर दबाती तो कभी बच्चे को संभालती। सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते उनकी रात बिना सोए ही कट गई। अगले दिन सुबह रमेश जी अपने हाथों से चाय बनाकर अस्पताल लेकर आए और प्याली में डालकर सुशीला जी और मेघा को चाय पकड़ाई। सुशीला, अब तुम घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। अब तुम घर जाओ, फ्रेश होकर कुछ खा लो और मेघा के लिए भी हल्का खाना बनाकर ले आना। मैं यहाँ हूँ इन दोनों का ध्यान रखने के लिए। मैंने ऑफिस में फोन करके छुट्टी ले ली है। ठीक है जी, कहते हुए सुशीला जी रमेश जी को बहुत सी हिदायतें देकर घर चली गईं। वो वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे के बाद उन्होंने मेघा से कहा, बेटा मैं जरा बाहर बैठता हूँ, कोई चीज चाहिए तो नर्स से कहलवा देना। ये कहकर वो बाहर निकल आए। मेघा के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री लेटी हुई थी। उसकी देखभाल के लिए उसके साथ उसकी माँ बैठी हुई थी। जब रमेश जी बाहर आए तब उस औरत की माँ ने मेघा से कहा, तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी का स्वभाव तो लाजवाब है। कैसे बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही। ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं। क्या? वो आश्चर्य से मेघा का मुंह देखने लगी और फिर उसने कहा, ऐसी भी कोई सास होती है? कल से बिना खाए पिए तुम्हारी सेवा करने में लगी हुई हैं। यहाँ बैठकर उनकी नजरें एक पल भी तुम दोनों से नहीं हटी। बेटी, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। वार्ड में बैठे सभी लोग अब तक यही सोच रहे थे कि वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, ये तो मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या नदी में डूबकर अपनी जान नहीं देगी। बेटी, मैं तुम्हें इतना जरूर कहूंगी कि अपनी सास को कभी कोई तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना, और अगर सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी ना तो उनकी आत्मा तुम्हें आशीर्वाद देते नहीं थकेगी। उस औरत की बातें सुनकर मेघा स्तब्ध रह गई और सोचने लगी। ठीक है तो कहा आंटी ने, मेरी माँ भी एक औरत है और सास भी, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। एक केवल शासन करना सिखाती है और दूसरी नम्रता पूर्वक अपना कर्तव्य निभाना जानती है। अतीत में हुए अपमान को भूलकर तकलीफ झेलते हुए भी अपने बेटे के घर को संभालने में लगी है। कितनी गंभीरता और सहजता से सासू माँ अपना फर्ज निभाती जा रही हैं। बेटा, चाय पी लो। रमेश जी की आवाज से मेघा का ध्यान भंग हो गया। उसने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी कि इस इंसान ने आज तक मुझे बेटा शब्द के अलावा किसी और नाम से संबोधित नहीं किया, न ही आज तक कोई कठोर शब्द बोला। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आज तो मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। सोचते सोचते उसे अपने ससुर जी की आवाज सुनाई दी। देखा तो वो पास वाली आंटी को कह रहे थे, बहन जी, आपको एक कष्ट दे रहा हूँ, आप मेरी बहू को सहारा देकर उठने में मदद करें ताकि वो चाय पी ले। वो औरत उठी और मेघा की मदद करने लगी। कुछ ही देर में सुशीला जी मेघा के लिए खिचड़ी और बच्चे के लिए कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गईं। मेघा को आराम से बिठाकर चम्मच के साथ अपने हाथ से खिचड़ी खिलाने लगी। आज मेघा को ये खिचड़ी किसी मोहन भोग से कम नहीं लग रही थी। शाम हुई तो मेघा के मम्मी पापा भी उससे मिलने आ गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि सुशीला जी मेघा के बालों में तेल लगा रही थीं। वे बेड के पास पड़े बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बाद सुशीला जी किसी काम से वार्ड से बाहर चली गईं। मेघा ने देखा कि उसकी माँ और पिता का चेहरा मुरझाया हुआ था। कारण पूछने पर उसकी माँ के चेहरे पर दुख के भाव आ गए और भरी आंखों के साथ रुआंसे स्वर में बोली,
क्या बताऊं बिटिया, तेरी भाभी ने अपनी माँ के बहकावे में आकर घर में बवाल खड़ा किया हुआ है। आए दिन घर में झगड़े करती है और अगर मैं कुछ बोलूं तो सास ससुर द्वारा बहू को टॉर्चर करने के आरोप में पुलिस को घर पर बुला लेती है। आज दोस्त ने हद ही पार कर दी, हम पर केस करने की धमकी देकर अपना सामान उठाकर मायके चली गई। आगे क्या होगा ये सोच सोचकर तेरा भाई तो चिंता के मारे घुला ही जा रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। मेघा ये सब सुनकर हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि जैसी फसल हम बोते हैं हमें फल वैसा ही मिलता है। ये सब मेरा और मेरी माँ के कर्मों का ही फल है, जिसने स्वार्थवश अपने अहम में हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया। सच में ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अच्छे लोगों को सताने की सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। वक्त ने पलटवार करके अपना हिसाब चुकता कर लिया था। कुछ ही देर में सुशीला जी आ गईं। एक थैले में कुछ सामान रखकर सुशीला जी ने कहा, मेघा, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं घर चलती हूँ। आज तक की दवाइयों का और अस्पताल के बिल का भुगतान मैंने कर दिया है। सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। वरुण आएगा तो उसे मेरी तरफ से बधाई देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ी, अचानक उन्हें लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मेघा ने उनका आंचल थामा हुआ था और अश्रुपूर्ण आंखों से उनकी ओर ही देखती जा रही थी। माँ, क्या आप अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ नहीं करेंगी? मेघा ने कहा तो सुशीला जी ने झट से उसे अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को सहलाते हुए बोले, अरे, कभी माँ भी अपनी बेटी से नाराज होती है? हजारों में से चुनकर तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, तो तुम मूर्ख कैसे हो गई? तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो और मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी ही समझा है। ये सुनकर मेघा रोने लगी। बस बस बेटा, तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है, टाँके खुलने का डर रहता है। ये कहते हुए उन्होंने अपने आंचल से उसके आंसू पोंछे। अगले दिन वरुण अपनी टूर से वापस आ गया और तुरंत अपना सामान घर पर रखकर सीधे अस्पताल चला आया। माँ को मेघा के पास देखकर उसे आत्मग्लानि हुई, लेकिन जब उसने मेघा और अपनी माँ को एक साथ मुस्कुराते हुए देखा तो झट से अपनी माँ के पास दौड़कर उनके चरण छूकर प्रणाम किया और अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगी। उसके बाद अपनी नन्ही सी गुड़िया को गोद में लिया। मेघा ने वरुण को स्पष्ट कह दिया कि अब वो किराए के मकान में न जाकर माँ के साथ अपने घर जाएगी। कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वे सभी लोग मुस्कुराते चेहरों के साथ अपने घर वापस आए। नन्ही सी जान सबके हाथों का खिलौना बनी हुई थी। अभी मेघा पर काम करने का प्रतिबंध था, तो शाम के समय सुशीला जी ने मेघा के पास आकर कहा, बेटा, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुम्हें बार बार उठना न पड़े। और वो चली गई। जब मेघा सोकर उठी तो देखा कमरे की लाइट जल रही थी। वो धीरे से कमरे से बाहर निकली तो देखा आंगन में रंगोली बनी हुई थी और वहां पर बहुत से दीपक रखे हुए थे, जिन्हें माँ बैठकर जला रही थी। माँ, दिवाली तो कब की बीत गई, फिर आज ये सब क्यों? मेघा ने पूछा तो सुशीला जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बच्चे मेरे घर 1 वर्ष के बाद आए हैं, तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी ना। 1 वर्ष पहले मेरे घर की लक्ष्मी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती को भी लेकर आई है। इसी खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ, तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और गुड़िया को भी सुंदर से कपड़े पहना दो, फिर हम सब मिलकर दीपक जलाएंगे। मेघा का हृदय गदगद हो गया। घर के दरवाजे पर खड़ा वरुण ये दृश्य देखकर निहाल हो रहा था। तैयार होकर दोनों ने परात में दीपक जलाए और झुककर अपने माँ पिताजी के पैर छूकर प्रणाम किया। आंगन में रखी परात में जो दीपक जल रहे थे, आज उनकी लौ सुशीला जी को बहुत सुंदर लग रही थी। वो बिना पलक झपकाए उन जलती दियों को देखती जा रही थी। वो जलते हुए दीपक उन्हें यूं लग रहे थे मानो उनकी लौ से उनका जीवन ही जगमगा गया हो। दोस्तों, गलतफहमियां और अहंकार परिवार में दरार पैदा कर देते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम
धैर्य और क्षमाशीलता इन टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। सुशीला जी की नम्रता और ममत्व ने मेघा के मन में बदलाव लाया और उसे अपने गलत व्यवहार पर पश्चाताप करने को प्रेरित किया। स्वार्थ और गलत सलाह से परिवार टूट सकता है, लेकिन सच्चे मन से की गई सेवा और समझदारी से हर रिश्ते को नया जीवन मिल सकता है। हमें अपने व्यवहार में दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा कर्मों का हिसाब चुकता करता है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।